आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आज 13 अप्रैल याद है आपको? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। लड़े हुए वीर जवानों की तरह ठंडा खून भी फौलाद हुआ। मरते मरते भी आजादी की ललक जगा गए। तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर आपका राजनीति विज्ञान विषय के परीक्षा उत्सव के अंदर आपका स्वागत है। हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रिवाइज कर रहे हैं अपनी इस फटाफट सीरीज के माध्यम से। और आज अपने 2 चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, उन 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। पहले भी किया है और भी पढ़ेंगे, बार बार करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आपका ये भी है भी बड़े प्रश्न भी करवाइए। तो मैं आपको बताना चाहूँ, हमने कैप्सूल सीरीज के माध्यम से, कैप्सूल धमाका जो सीरीज थी उसमें चैप्टर वाइज बड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के बनते हैं वो वीडियो के माध्यम से प्रश्न आपको बता दिए हैं। फिर भी आपकी बात मानते हुए इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चनों के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के ऊपर भी बात करेंगे। आप सतत प्रयास करते रहिए। आप अपनी ओर से जो प्रयास कर सकते हैं वो सतत रूप से जारी रखिएगा और उसमें आहुति ये सिद्धि विनायक परिवार भी देता रहेगा। जीत जाएंगे हम, अब की बार 90 पार का मिशन है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध है, वो क्या है? देखिएगा जल्दी से, वो है बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा। अगला प्रश्न देखिएगा, उपनिवेशों के आजाद होने की प्रक्रिया कब से आरंभ हुई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। यानी उपनिवेश जो किसी दूसरे देश ने जिनके ऊपर अधिकार कर रखा था, जैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, इसी प्रकार उनको आज़ादी है वो कब से मिलनी प्रारंभ हो गई, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। ऑप्शन देख लिए होंगे आपने। सही उत्तर क्या है? 1940 के दशक के उत्तरार्ध से। 1940 के दशक के उत्तरार्ध से, जैसे 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 1948 में श्रीलंका, इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए? आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। BWC, सबसे पहले तो बता दूं ये समझौता, ये संधि कब हुई? 1972 के अंदर हुई। और कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए? 155 से अधिक। तो यहाँ ऑप्शन है अपना 155। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा है, निम्न में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? साल्ट सेकंड, स्टार्ट, NPT या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही सोचा है आपने। ये सारी ही जो संधि है ये अस्त्र नियंत्रण संधि है। हथियारों के ऊपर कंट्रोल की बात की जाती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? सबके अच्छे से याद है, कोई नहीं भूल सकता, 11 सितंबर। लेकिन सन पूछा है यहाँ तो 11 सितंबर 2001, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अमेरिका में हमला हुआ और तब पहली बार अमेरिका ने माना भी हाँ आतंकवाद भी एक वैश्विक समस्या है। अगला प्रश्न देखिएगा, रासायनिक हथियारों से संबंधित संधि CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। BWC की बात आती है तो 1972 में हुआ। CWC की बात आती है तो ध्यान रखिए 20 साल बाद यानी 1992 में यह समझौता हुआ। कितने देशों ने? तो सही उत्तर है 181। वहां 155 प्लस था। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां, एंटी बैलिस्टिक संधि कब संपन्न हुई थी? एंटी बैलिस्टिक संधि कब संपन्न हुई थी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही उत्तर है 1972। अगला प्रश्न, 1990 के दशक में पूर्वी तिमोर के ऊपर किस देश ने हमला किया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। पूर्वी तिमोर के ऊपर किस देश ने हमला किया था?
और वो देश कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने पूर्वी तिमोर पर हमला किया था। और इसी टाइम की अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो कुवैत के ऊपर हमला किसने किया था? इराक ने। इराक ने कुवैत के ऊपर भी हमला किया था इसी टाइम। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? आपको पता है सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश, एक नंबर पे चाइना आता है, 2 नंबर पे भारत आता है। तो ये सारे किस महाद्वीप में हैं? एशिया महाद्वीप में। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? एशिया महाद्वीप में निवास करती है। HIV से संक्रमित लोग सर्वाधिक किस महाद्वीप में निवास करते हैं? HIV एड्स से संक्रमित लोग सर्वाधिक किस महाद्वीप में निवास करते हैं भी? वो है अफ्रीका। आपको पता है अफ्रीका को जो है गरीब बनाने में इस HIV बीमारी का बहुत बड़ा रोल है, वो वहाँ पर रहा है, क्योंकि इलाज इतना महंगा है भी, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में दुनिया किस महामारी से पीड़ित है भाई? वर्तमान समय की बात पूछ रहा है, तो वर्तमान में सबको अच्छे से पता है, वो है कोविड-19 एक वायरस। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण है वो किस वर्ष किया गया? बार बार आ रहा है ये प्रश्न, क्या पता छप ही गया हो पेपर में। 1974 में। अगला प्रश्न, भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले राज्य का नाम बताना है इन ऑप्शन के अंदर। भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाला राज्य कौन सा है, जिसको लेकर थोड़ी सी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने को की जो दिक्कत है वो रहती है, वो कौन सा है? इनमें है, वो है नागालैंड। अगला प्रश्न है, जैविक हथियार संधि कब हुई? पहले भी आ चुका है, अपने बात कर ही चुके हैं इसके ऊपर, वो है 1972 के अंदर। फटाफट पढ़ लेते हैं जो रिवाइज होने वाले हैं। रासायनिक हथियार संधि कब हुई? रासायनिक हथियार संधि कब हुई भाई? रासायनिक हथियार संधि कब हुई? 1992 में। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? परमाणु अप्रसार संधि है वो 1968 में, 1 जुलाई 1968 को। इसमें यह था भी 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है, जिन देशों ने, उन्हें एटमी हथियार रखने की अनुमति है वो मिल गई थी इस NPT से, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेंस ट्रीटी की बात आती है, परमाणु अप्रसार संधि। अगला है, सुरक्षा का अर्थ क्या है? सुरक्षा का सामान्य अर्थ क्या है भी, ये बताइएगा, और वो है खतरे से आज़ादी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है? वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, समुद्र का पानी है वो ऊपर उठेगा, और जो समुद्र के आसपास या जो द्वीपीय देश है वो उनको डूबने का खतरा रहेगा भी। तो यहाँ आप देखिए, अमेरिका, भारत, नेपाल और मालदीव की बात है, तो कौन सा इसमें द्वीपीय देश है? तो सीधी सी बात है, वो है मालदीव। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा खतरा मालदीव को होगा भी। अगला प्रश्न देखिएगा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल कायदा ने हमला कब किया था? 11 सितंबर, और तारीख 11 सितंबर 2001। क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल संधि बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई? भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल संधि के ऊपर हस्ताक्षर कब किए? 2002 के अंदर। 2002 के अंदर भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल संधि के ऊपर 2002 के अंदर हस्ताक्षर है वो किए थे। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका संधि कब हुई थी? अंटार्कटिका संधि कब हुई? 1959 में। 1959 में। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके अपने, रियो डी जेनेरिया स्थान किस देश के अंदर है? रियो डी जेनेरिया ब्राजील के अंदर है भी, ब्राजील के अंदर, ब्राजील। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, 1992 में, 1992 के अंदर। और ध्यान रखिए, CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये भी कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों के रूप में बात कर लें। जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीज़ों को, सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन रिक्त स्थान के मूल्यों को खतरा हो। इस प्रकार की लाइनें कहीं से भी उठ के आ सकती है। मोस्टली आप देख रहे हो जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वही आ रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ भी हर तरीके से
एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया। सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता बाई चांस ऐसी लाइनें भी कहीं से भी उठ जाए, पढ़ा हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न समझ गए होंगे। तो किन के मूल्यों का खतरा हो, तो उत्तर आएगा केंद्रीय मूल्यों का खतरा हो। 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एबीएम ने अमेरिका और दूसरा कौन सा देश है ये भरना है, को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। तो अमेरिका का बात आए तो सोवियत संघ आ जाएगा अभी साथ में, सोवियत संघ। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी 1968 में हुई के अंतर्गत उन देशों को जिन्होंने कर लिया था उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दे दी थी। क्या कर लिया था, अभी बताया मैंने, परमाणु परीक्षण। 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया उनको हथियार रखने की अनुमति मिल गई थी। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के किस पर हमला बोला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला बोला, बार बार आ रहा है ताकि याद हो जाए अच्छे से। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इनमें से 2/3 लोग कहाँ रहते थे, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 2/3 लोग। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 2001 में। 2001 में, याद रखिए 2002 का एक प्रश्न था जब भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर साइन किए थे। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 2001 के अंदर। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक क्लब ऑफ रोम द्वारा कब प्रकाशित की गई। 2 प्रश्न है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित करवाई, क्लब ऑफ रोम ने। लेकिन दूसरा प्रश्न है भी कब प्रकाशित करवाई ये आपको बताना है, तो वो है 1972 के अंदर। 1972 के अंदर ही क्या हुआ, BWC। 1972 के अंदर ही BWC हुआ, यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की बात आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है। बहुत प्यारा प्रश्न है, विश्व की साझी विरासत के अंदर क्या चीज शामिल नहीं है। वायुमंडल, सड़क मार्ग, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष, कौन सा नहीं है, सड़क मार्ग साझी विरासत नहीं है भाई। वायुमंडल है, समुद्री सतह है, बाहरी अंतरिक्ष है। ये 1 नंबर वाले प्रश्नों में भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में भारत ने साइन किए 2002 के अंदर, लेकिन ये किस देश में हुआ भी, ये भी तो अपने को पता होना चाहिए, और वो है जापान। क्योटो प्रोटोकॉल किस में हुआ, जापान में। अगला प्रश्न देखिएगा, रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सही उत्तर क्या होगा, 170 देशों के प्रतिनिधियों ने उसके अंदर भाग लिया था। एक जगह 155 आया, एक जगह 181 आया, यहाँ 170 आ गया। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था, अभी किया अपनों ऊपर अभी, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। रिवाइज करने के लिए रिपीट भी हो रहे प्रश्न। पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन किसके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के ऊपर सम्मेलन किसके द्वारा, UNEP के द्वारा। पर्यावरण को लेकर जो समस्याएं हैं उनके लिए सम्मेलन UNEP के द्वारा होते हैं। अगला है, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है रियो डी जेनेरिया, कहां पर है, ब्राजील के अंदर है। यह सम्मेलन किस नाम से, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का संबंध वायुमंडल की किस परत से है। पर्यावरण प्रदूषण का संबंध वायुमंडल की किस परत से है। यहाँ ये जो 3 नाम आपके सामने हैं तो वो आ जाता है ओजोन मंडल से। ओजोन मंडल से सबसे ज्यादा इसको नुकसान पहुंचता है। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है। एजेंडा 21 का सम्मेलन भी रियो सम्मेलन से है। पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहा जाता है, ब्राजील के अंदर है रियो। अगला है, आर्थिक विकास का एक ऐसा तरीका जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। आर्थिक विकास का ऐसा तरीका जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे उसे क्या कहा जाता है, कौन सा विकास कहा जाता है। तो देखिए कौन सा है वो, टिकाऊ विकास। तो ध्यान रखिए टिकाऊ विकास की परिभाषा जरूर याद कर लेना। टिकाऊ विकास किसे कहते हैं, आर्थिक विकास का ऐसा तरीका जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे वो टिकाऊ विकास है, कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ। बर्टलैंड रिपोर्ट याद आ रही होगी आपके। आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट का प्रकाशन है वो कब हुआ था भाई, वो हुआ 1987 के अंदर। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, 1987। अंटार्कटिका पर घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित क्षेत्र कौन सा नहीं है इनके अंदर।
अंटार्कटिका पर घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शन में? वो है राजनीतिक सम्मेलन, वहाँ नहीं होते। मछली पालन, वैज्ञानिक गतिविधियाँ, पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, राजनीतिक सम्मेलन नहीं होते। अंटार्कटिका में विश्व के निर्जन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल है? अंटार्कटिका में निर्जन, जहाँ कुछ भी नहीं है, कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल है भाई? और वो है 26%। 26%। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है मानवता की साझी विरासत से संबंधित नहीं है। साझी विरासत से संबंधित एक प्रश्न पहले भी किया। वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह या नदियां, कौन सा नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शन में देखें तो नदियां ऑप्शन। तो वायुमंडल साझी विरासत है, समुद्री सतह अंटार्कटिका है, यानी सभी देशों का बराबर अधिकार है। नदियों पर सभी देशों का अधिकार बराबर नहीं है भाई, सड़कों पर नहीं है। अगला प्रश्न है पर्यावरण पर आयोजित किस सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि साझी संपदा लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग हो? बहुत प्यारा प्रश्न है। किस सम्मेलन में यह स्वीकार किया कि साझी संपदा है लेकिन हमारी जिम्मेदारियां अलग अलग होनी चाहिए, विकासशील देशों की अलग हो, विकसित देशों की अलग अलग हो, इस पर बात की गई है। तो सही उत्तर क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है और वो है रियो सम्मेलन के अंदर, रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन होगा। एक प्रश्न को लेकर 1948 में विभाजन से, भारत के विभाजन में किस स्टेट को बंटवारा हुआ उसका प्रश्न है। चलो आगे बात कर लेते हैं उसका, कोई मिस्टेक हो गई थी उसमें। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किन गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, मीथेन CH4 हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो एसी फ्रीज के अंदर यूज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो उत्तर क्या हो गया फिर? उपरोक्त सभी हो गया भी, उपरोक्त सभी हो गया। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान किन देशों का रहा है? ग्रीन हाउस गैसें जो पॉल्यूशन को फैलाने वाली गैसें हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किन देशों का है? सही उत्तर है पाश्चात्य देश, यानी पश्चिमी देश, जो विकसित देश हैं उनका। पाश्चात्य देश, पश्चिमी देश या विकसित देशों की बात आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते को कब अनुमोदित किया? बहुत प्यारा प्रश्न है। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल है, मैं बार बार कह रहा हूं 2002 में भारत ने साइन किए उसके ऊपर, लेकिन ये पेरिस जलवायु समझौता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जागते रहना, जागो ग्राहक जागो। 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर भारत ने साइन किए। यहाँ पेरिस फ्रांस में है, उसके जलवायु समझौते को भारत ने कब अनुमोदित किया? बताइए कब? तो वो तारीख है 2 अक्टूबर 2016। 2016 की बात है ये, 2016 याद रख लेना, पेरिस जलवायु समझौता 2016। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब है विश्व का सबसे अधिक तेल उत्पादक जो देश है वो सऊदी अरब है। अच्छे से आपको याद है, स्मरण रखना है इन सभी चीज़ों को, किसी प्रकार के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है अपना अगला, फिलीपींस के कॉर्डिलेरा क्षेत्र में कितने मूलवासी लोग रहते हैं? फिलीपींस के कॉर्डिलेरा क्षेत्र में कितने मूलवासी लोग रहते हैं? बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है भी 1 नंबर वालों के अंदर। फिलीपींस के कॉर्डिलेरा क्षेत्र में कितने मूलवासी लोग रहते हैं? क्या होगा सही उत्तर? वो है 20 लाख। 20 लाख, 20 लाख मूलवासियों से संबंधित एक प्रश्न और। भारत में मूलवासी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अनुसूचित जनजाति या आदिवासी? ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिए 1 व 2 दोनों, यानी ST और आदिवासी दोनों ही। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ भाई? 1975 में हुआ। 1975 में हुआ। तारीख के काफी प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अब यूं नहीं है पेपर में सारी तारीखें ही तारीख पूछ लेंगे। अब बार बार पढ़ रहे हैं अपने को लगभग बहुत सी याद भी रह जाएगी। अगला प्रश्न है परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन से हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, बड़े प्रश्नों में भी इंपॉर्टेंट है, बस वहां थोड़ा डिटेल लिखना होगा। परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं अपरोध व रक्षा, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अपरोध, शक्ति संतुलन, इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरे की किस श्रेणी में आता है? परंपरागत या अपरंपरागत? तो ध्यान रखिए अपरंपरागत खतरे की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये परंपरागत नहीं है भाई, पहले नहीं होता था। रिक्त स्थान देख लेते हैं कुछ। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार
क्या हो रही है, जिससे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न होगा, ओजोन परत में छेद होना किसे कहते हैं? तो ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, जिसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। अगला है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे क्या कहा जाता है? बार बार पढ़ चुके हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। 1987 आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर क्या साबित नहीं होंगे, आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे, भी टिकाऊ साबित यानी सही साबित नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे खालिस्तान का अधिकार होता है, समुदाय का अधिकार होता है। तो बहुत ये साझी संपदा की परिभाषा भी होगी। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का, समाज का, विश्व का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, कुछ क्षेत्र, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या क्या कहा जाता है? मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। तो वैश्विक संपदा को ही मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है भाई, कुछ परिभाषाएं भी आएगी बोर्ड के अंदर। 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर खालिस्तान में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। बिल्कुल इजीली आप बता दोगे, वो है ओजोन परत, ओजोन परत में छेद। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को नुकसान अधिकांशतः खालिस्तान देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। तो सबको पता है वो विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है, पश्चिमी देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। तो इस प्रकार के जिनके एक से ज्यादा रिक्त स्थानों की आपूर्ति वाले बन सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। विकसित देश लिखो, पश्चिमी देश लिखो, दोनों ही सही रहेंगे। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है, सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया मैं गया और इसे साझी परंतु अलग अलग खालिस्तान का सिद्धांत कहा गया। मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग खालिस्तान का सिद्धांत कहा गया। भी पृथ्वी सम्मेलन को जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हो, ये बात किस सम्मेलन में आई? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन, वही ब्राजील वाला रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जिसको कहते हैं। देखिए कितनी बातें जुड़ी हुई है आपस में, और सबसे बड़ी बात अच्छे से दिमाग में सेट भी हो रही है। ये क्योटो प्रोटोकॉल पीछा नहीं छोड़ रहा। भारत ने सन खालिस्तान में क्योटो प्रोटोकॉल पर अनुमोदन किया, हस्ताक्षर किया, कितनी बार हो गया? 2002। और पेरिस वाला जलवायु समझौता याद रख लेना, 2016 है, 2016 भारत में खालिस्तान में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ऑब्जेक्टिव में करके आए हैं, और इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल कदमी की गई है। तो भारत में 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो पारित हुआ। भारत में खालिस्तान को बचाने की मुहिम चल रही है क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो चली थी। भारत में किसको बचाएं? जो जिनकी संख्या लुप्त होने की कगार पर है। तो भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। भारत में पाकिस्तान के बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए? लीजिए, ये वो प्रश्न था जो कह रहा था, वो गलती से शायद बंगाल बताया, कश्मीर, क्योंकि 1948 की बात हो रही है। 47 की बात आती है तब बंगाल का और पंजाब का नाम आता है। और अच्छा लगा भी बच्चे, आप सबकी तैयारी है भाई, बाई चांस हो जाता है फ्लो में, इतना तो आप समझते हो। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए? कश्मीर अपने पास रह गया और कुछ पाक अधिकृत पाकिस्तान वालियों ने अभी भी दबाए बैठे हैं, लेकिन हो जाएगा अपना, वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें थोड़ा सुधार कर लेना। वैसे मुझे खुशी है भी आप सब ने इसको सही समझ लिया, भी हाँ गलती हो गई सर से, भाई गलती हो ही जाती है कोई, लेकिन आपसे नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। कहते हैं ना, बच्चे की जो तैयारी होती है, जो परीक्षा देने जाता है, उसकी तैयारी जब अपने टीचर से कहीं ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने आप जीत जाता है। और यही प्रयास टीचर का रहता है, क्योंकि हमें तो एक पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर पढ़ाना होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़कर अच्छे से उसको समराइज करते हुए, उससे जुड़ी हुई घटनाओं को याद रखते हुए आपको इजीली पढ़ा देते हैं। लेकिन आपको तो उस दिन सब कुछ एक साथ याद रखना है 2.5-3 घंटे तक, तो आपका नॉलेज उस दिन मेरे से कहीं ज़्यादा होगा। और यही तो अपना प्राउड है, मुझे गर्व है, हम विजेता हैं। हमारी तैयारी ऐसी चल रही है भी हम जीतते आए हैं,
हर उत्सव को हमने जीता है, पॉलिटिकल साइंस को भी जीत लेंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।